हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम देखने जा रहे हैं पौध संरक्षण के बारे में। पौध संरक्षण ये जो है 12वीं फसल उत्पादन में तीसरा चैप्टर है। और इस चैप्टर में आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे पौध संरक्षण का। और पौध संरक्षण का मतलब क्या होता है, पौधों का क्या करना है, संरक्षण यानी रक्षा करना है। किन क्यों पौधों को रक्षा करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमको उपज अच्छे प्राप्त हो सके, पौधे सही रहे, इसके लिए। तो पौध संरक्षण में हमको पहला तो खरपतवार हो गया, दूसरा कीट हो गया, तीसरा रोग हो गया, है ना। ये बेसिकली ये तीन चीज़ों से ही पौधे को ज़्यादा बचाने की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक सवाल है इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट फेवरेबल होना ज़रूरी है अनुकूल पौधों के लिए। और इन्वायरमेंट पर इंसान का कंट्रोल नहीं होता है। सिर्फ ग्रीन हाउस में उगाने के लिए थोड़ा बहुत एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन दिया जा सकता है। अब इसमें पौध संरक्षण में बात आती है कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो इसका डेफिनेशन पौध संरक्षण या वनस्पतिक संरक्षण की वह शाखा है, ठीक है। ये जीव विज्ञान की वो शाखा है। पौध संरक्षण वनस्पति संरक्षण जो है जीव विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, कृषि उपज की वृद्धि के लिए कीटों तथा नाशक जीवों और रोगों के नियंत्रण की खोज एवं वैज्ञानिक विधि से फसल प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। आप इसको ऐसा ना लिख करके आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पौध संरक्षण या वनस्पतिक संरक्षण विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों की कीट रोग व खरपतवार से रक्षा की जाती है, जिससे फसल उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके तथा अधिक उत्पादन लिया जा सके। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन को। देखिए, हम ये दरअसल में आज हम जो बताने जा रहे हैं ये इंट्रोडक्शन है, इसका इंट्रोडक्शन टॉपिक है। और इस टॉपिक में कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में भी जानेंगे कि क्यों रक्षा करना है, क्या नीड है, और जो खरपतवार हैं, कीट है, रोग है, वो किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने के दौरान किस किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल के मेथड क्या क्या हैं, ये सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो है खरपतवार पहला नंबर में, देखो खरपतवार यहाँ पे है, दूसरा फसलों की कीट, तीसरा फसलों के रोग है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ ही नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद से हमको जानना है हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है, जहाँ पास 60 से 80% पॉपुलेशन जो है कृषि पर डिपेंड है ना भाई। अब इसमें आप देखेंगे खरपतवार से 33% नुकसान होता है, ठीक है। कीट से 26% नुकसान होता है और रोग से 20% नुकसान होता है। तो ये नुकसान किससे कितना कितना होता है। इसके अलावा जैसे चूहे हैं 6 से 8%, पक्षी से 1 से 2%, अन्य से 1 से 3%, ठीक है। अब देखो पौधों की संरक्षण की आवश्यकता, पौध संरक्षण की आवश्यकता, ठीक है, एवं आधुनिक अवधारणा, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको सटीक तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे देश की जनसंख्या जो है एक और जो है बढ़ते जा रही है, ठीक है, और खेती का जो ज़मीन है वो निश्चित है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मान लो 141 मिलियन हेक्टेयर में अगर खेती हो रहा है, तो ये 141 मिलियन हेक्टेयर जो है वो धीरे धीरे रकबा घटता जा रहा है। आज से जब 10 साल पहले बुक में पढ़ते थे तो 143 मिलियन हेक्टेयर पढ़ते थे। 10 साल या 11 साल पहले जो बुक में लिखा होता था वो 143 मिलियन हेक्टेयर, अब लिखता है 141 मिलियन हेक्टेयर पर नेट कल्टिवेटेड एरिया लिखता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि दिन जैसे जनसंख्या बढ़ते जा रहे हैं, कृषि भूमि जो है सकरा होते जा रहा है और लोगों की जनसंख्या बढ़ते जा रही है। अब हमको जो है भविष्य में भी आने वाली पीढ़ियों को भोजन उपलब्ध कराना एक हमारे लिए चुनौती है, और ये चुनौती को हमको इस पर खरा उतरना पड़ेगा।
तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे ज़मीन फिक्स हैं उसी ज़मीन पर उत्पादन इतना करना पड़ेगा कि सभी के तीनों टाइम की खाना की पूर्ति हो जाए, ठीक है। और ज़मीन सलामत रहे, उसके साथ साथ में उपज कम ना हो। ऐसा खेती करना है कि उपज भी कम ना हो, कीटों से भी नुकसान ना हो, खरपतवार भी नुकसान ना पहुंचाए, और आने वाली जनसंख्या के भोजन की भी पूर्ति करना है। यही इसका मुख्य मुख्य आधुनिक अवधारणा है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये अवधारणा आप लोगों को याद रखना है जो हमने अभी बताया। और इसमें अवधारणा के अंतर्गत 3 चीज़ों का नियंत्रण किया जाता है। वो पहला है बीमारी का नियंत्रण, कीट पतंगों का नियंत्रण, खरपतवार का नियंत्रण, ठीक है। नियंत्रण हमको करना है, ठीक है। क्या होता है, एक होता है कंट्रोल, है ना, नियंत्रण, ठीक है। और एक होता है इरेडिएशन, उन्मूलन। तो ठीक है, तो उन्मूलन जो होता है वो संभव किसी भी चीज़ के खरपतवार का है वो कारगर नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ का कंट्रोल करना या मैनेज करना ये एक बार कारगर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे, कुछ ऐसे चीज़ों को जानेंगे। भारत सरकार ने कीट नियंत्रण के लिए एक एक्ट बनाया 1968 में, है ना। और ये कीट नियंत्रण के लिए बनाया था इसको, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं। और कीटों का नियंत्रण एक दायरा पर किया जाता है, एक बोला जाए तो क्राइटेरिया पर किया जाता है कि हमको किस तरीके से करना है। अच्छा, ये भी बात को ध्यान में रखना है हमको कि जैसे जनसंख्या बढ़ रहे हैं, भोजन की आवश्यकता बढ़ रही है, इसका मतलब उत्पादन को भी बढ़ाना जरूरी है। कीड़े को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते थे, कीटनाशकों पर हम निर्भर रहते थे पहले। सबसे पहले याद रखना है 1939 में एक इंसान हुए जिडलर। इन्होंने डीडीटी, किसका, डीडीटी, इस डीडीटी को क्या किया था, सिंथेसाइज किया था, संश्लेषण किया था। लेकिन 1942 से 43 में मूलर ने इस कीटनाशक के गुण को पता लगाया था। डीडीटी जो था सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला पहले कीटनाशक हुआ करता था। इसको आर्मी वगैरह में यूज़ किया जाता था, आर्मी वगैरह में और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता था। लेकिन 1943 में पता चला कि इससे कीड़े मरते हैं, तो इसका उपयोग खेती में 1943 में होने लगा। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन होता है डीडीटी का पूरा नाम। ये एक लॉन्ग रेसिडुअल पॉइजन है, इसका इफेक्ट लंबे समय तक रहता है। आज भी भारत में जब बच्चे पैदा होते हैं और उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है, तो उन माँ के दूध में ये डीडीटी आज भी आता है। लॉन्ग रेसिडुअल पॉइजन है। डीडीटी को बैन किया गया भारत में। और इस एक है बीएचसी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें 13%, कितना परसेंट, 13%, इसको हेक्सासाइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं। और इसमें 13% गामा आइसोमर होता है। और गामा आइसोमर बहुत खतरनाक जहर है, आपको बता देता हूँ। बीएचसी जो है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड या हेक्सासाइक्लोहेक्सेन भी कहते हैं, इसमें 13% गामा आइसोमर पाया जाता है। इसका इफेक्ट फसल पर 1 माह तक, और इसका रेसिडुअल इफेक्ट जो होता है वो कई सालों तक आता है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि अगर हम लगातार कीड़े को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक का उपयोग करते रहेंगे, तो होगा ये कि वो एक समय के बाद कीड़े मरने बंद हो जाएंगे। और एक तरफ ऐसा होगा कि कीटनाशक में जो पावर है वो बढ़ता चले जाएगा, कीटनाशक का पावर बढ़ता चले जाएगा, और कीटों के मरने की संख्या कम होते चली जाएगी। कहने का मतलब, हम अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे।
आज हमने जितने पावर से दवाई को डाला है वो दवाई जा करके, अगर हमने 100 ईसी का, एक मिनट, हमने 20 ईसी का स्प्रे किया, ईसी मतलब होता है इमल्सिफायर कंसंट्रेशन, तो 20 ईसी से अगर 100 में से 90 कीड़े मरते हैं, 10 बच गए। तो नेक्स्ट बार होगा ये कि ये 10 कीड़े अगर ब्रीड करेंगे तो 300 के हिसाब से 3000 अंडे पैदा करें, 3000 बच्चे देंगे ये। अब 3000 में से ये जो रहेंगे 3000, उसमें से इस 20 ईसी के स्प्रे करेंगे तो 1000 कीड़े या 500 कीड़े बच जाएंगे। कहने का मतलब दवाई का डोज बढ़ते चले जाएगा और इधर कीट नियंत्रित नहीं होंगे। तो अब हमको करना क्या है कि कीड़े भी नियंत्रित हो और फसल भी नुकसान ना हो और हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका असर ना पड़े। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जितना दवाई डालते हैं उसके 1% से, जितना दवाई डालते हैं उसके 1% से कीड़ा मरता है, और बाकी जो है 99% हमारे भोजन में आता है, हमारे ज़मीन पे पड़ा रहता है ये दवाई जो है। ठीक है, तो आपको जान करके ये हैरानी होगी कि जो 99% है वो हमारे खाने में आ रहे हैं, 1% से ही कीड़ा मर रहा है। और कीड़ा भी क्या मर रहा है, कीड़ा मर रहा है तो वो दवाई भी तो वहीं जा रहा है ना, खेत में ही कीड़ा, क्योंकि कोई बाहर जगह थोड़ी डिकम्पोज होगा। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए हमको कीट को, रोग को, खरपतवार को नियंत्रित करना है। इसके लिए कीट नियंत्रण के लिए कॉन्सेप्ट आया इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आईपीएम। तो इस आईपीएम के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ये आईपीएम होता क्या है। और फिलहाल तो इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाकी इंट्रोडक्शन को और बताऊंगा। खरपतवार नियंत्रण, कीट नियंत्रण के इंट्रोडक्शन के बारे में और बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू।